फिर थोड़ी देर बाद आइजक नेकलेस को ऊपर दिखाते हुए कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है रेड का पेंटागन का विनर अजूरी टीम है और वहाँ सभी लोग अजूरी टीम के लिए चियर्स करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं और कुछ लोग इसकी जीतने की वजह कीना को बता रहे होते हैं और रिलाई सोच रहा होता है आइजक और शूरी तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है जैसे कि एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे यंगेस्ट प्रीस्ट से उम्मीद की जा रही थी, प्लीज उन विनर्स को एक शानदार रिवॉर्ड दिया जाए जिन्होंने इस स्टेडियम में अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों को खुश किया। फिर हमें बताया जाता है ये होली हेलान एम्पायर का क्राउन प्रिंस चैब्रिस एलेक्फ्रेक हेला है। फिर रिलाई अपने सिर को झुकाते हुए कहता है मैं एम्पायर के सन को ग्रीट करता हूँ और यहाँ पर सन का मतलब सूरज से था। फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारे नेफ्यू बहुत ही अच्छे हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहता है मैं उन्हें प्रीस्ट का यूनिफॉर्म देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? फिर रिलाई कहता है बिल्कुल हाइनेस, क्योंकि वो गोल्ड के पेंटागन के लिए कंट्री को छोड़ रहे हैं इसलिए ये रिवॉर्ड उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है रॉयल्टी से मिला हुआ गिफ्ट डेफिनेटली जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहेगा, तो क्या मैं भी आ सकता हूँ जब मैं सेमिस्टर भेजूं? फिर रिलाई कहता है मुझे माफ करना पर क्या सचमुच आप बिल्कुल भी बिजी नहीं है? अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। फिर रिलाई सोचने लगता है आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। फिर क्राउन प्रिंस रिलाई के पास आते हुए कहता है इसे एक छोटा सा तोहफा समझो, शायद अपने सबसे छोटे नेफ्यू को गोल्ड के पेंटागन को छोड़ने के लिए कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि पॉप आइजक को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर रिलाई पीछे मुड़कर आइजक की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर सोचने लगता है क्या सच में आइजक के ऊपर इतना बड़ा खतरा है। फिर रिलाई क्राउन प्रिंस को कहता है मैं सच में आपका बहुत ही थैंकफुल हूँ, लेकिन आइजक ठीक ही होगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद उनके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके टीममेट कहते हैं क्राउन प्रिंस ने हमें कपड़े दिए, ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। फिर आइजक कहता है हे क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी? और उसके सामने कीना होती है जो चाय पी रही होती है, टेस्ट अब खत्म हो चुका है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर उसके पीछे उसका एक सर्वेंट और मेड होती है और उसका सर्वेंट कहता है ये सही कह रहे हैं, आपको जाना ही होगा, पैट्रियार्च आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कीना अपने चाय को रखते हुए कहती है नहीं, तुमने मुझे अजूरे हाउस में कन्वर्ट होने के लिए कहा था। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आइजक ने कीना को कहा था कि वो हाउस गोल्ड छोड़ के हाउस अजूरे को ज्वाइन कर ले, मतलब उनकी तरफ आ जाए। जिसके बातें सुनकर उसके सर्वेंट और मेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आइजक को गुस्से से देखने लगते हैं। फिर आइजक कहता है पर मैंने तुमसे ये कब कहा था? फिर कीना कहती है तुमने ये बात कल रात को कहा था। फिर आइजक कहता है अब तुम क्या बातें बना रही हो, वो तो सिर्फ रेड के पेंटागन के टेस्ट के लिए था, तुम्हें ऑफिशियली फेथ ऑफ अजूरे के प्रीस्ट बनने के लिए किसने कहा? उसकी बातें सुनने के बाद कीना सोचने लगती है। फिर वो कहती है जो भी हो मैंने अजूरे के प्रीस्ट बनने का तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। फिर उसका सर्वेंट हैरान होते हुए सोचने लगता है नहीं मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकती। फिर कीना कहती है फादर से कह दो कि मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आऊंगी। फिर वो सोचने लगती है उसने डेफिनेटली कल शूरी के ऊपर होली स्पेल का यूज किया था, आखिर उसने किस तरह का पावर का यूज किया था। और क्राउन प्रिंस ने उसे कपड़े गिफ्ट किए हैं और उसे कपड़ा गिफ्ट करने का मतलब वो उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। सभी 5 फेथ के ऊपर पॉप का कंट्रोल है, तो क्या अब क्राउन प्रिंस पॉप को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर कीना अपने जगह से खड़े होते हुए कहती है मुझे रेड पेंटागन में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे मेरी पेमेंट मिल ही जाएगी, लेकिन ये देखते हुए कि तुम कितना ज्यादा बिजी हो मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। फिर उसका सर्वेंट रोते हुए सोचने लगते हैं अगर पैट्रियार्च को ये बात पता चल गया तो वो पूरे हाउस को उलट पुलट कर देंगे। फिर कीना कहती है अगर तुम चाहो तो गोल्ड ब्लैक और अजूरे के पेंटागन टेस्ट में मैं तुम्हारे जीतने में मदद करूंगी, यहाँ तक कि गोल्ड के प्रीस्ट को सप्रेस करने में और अजूरे के प्रीस्ट को डिमन एक्सक्यूशन में तुम्हारे साथ भेजने में मदद करूंगी। क्या ये एक काफी अच्छी डील नहीं है? फिर ऐसा कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। फिर कीना कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ स्टडी करोगे और मुझे सिखाओगे, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर वो उसके बाद उसे के सामने जमीन पर लेट जाती है और कहती है अगर तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो तुम खुद मुझे घसीट के बाहर फेंक सकते हो। फिर ऐसा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारा बस यूज किया है इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर कीना कहती है चाहे तुम कुछ भी कहो मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने वादा को पूरा करो। फिर आइजक कहता है मैं कह रहा हूँ ना मैं बाद में करूंगा, मैं अभी बिजी हूँ इसलिए अभी यहाँ से जाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। फिर कीना कहती है तुम बाद में इसे नहीं करोगे, तुम इसी तरह के हो। फिर कीना बैठ जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने तक का इंतजार करूंगी। फिर आइजक कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं पर कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक स्टूडेंट है जो मेरी बातों को तुमसे भी बेहतर मानता है। फिर कीना कहती है आखिर मुझसे बेहतर स्टूडेंट कौन हो सकता है? फिर आइजक कहता है तुम किसके बारे में सोच रही हो, मैं तो किम शूरी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कीना गुस्से से कहती है क्या यही है? फिर आइजक कहता है हाँ ये वही है। फिर कीना कहती है तुम कह रहे हो कि मेरे से भी ज्यादा बेहतर है, अगर मैं ये साबित कर देती हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा बेहतर हूँ तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? उनकी बातें सुनकर शूरी घबराते हुए सोचने लगता है आखिर तुम लोग अपने मामले में मुझे क्यों घसीट रहे हो? फिर आइजक स्माइल करते हुए कहता है ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह से करती हो। फिर कीना शूरी के सामने जाके खड़े हो जाती है और उसे देखकर शूरी काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर उसके बाद सेंटा सेडेस के हॉल रूम का सीन दिखाया जाता
है जहाँ पर खाना खा रहे कुछ लोगों में से एक कहता है वाओ ये क्या है, फिर दूसरा कहता है ये अजूरी कमाल है, जाहिर तौर पे उनका खाना हमसे ज्यादा बेहतर है और उनके डॉर्मेट्री को भी अपग्रेड किया गया है। अगर आप पेंटागन में फर्स्ट प्लेस में आते हैं तो सच में आपको बहुत ही अच्छे तरह से ट्रीट किया जाता है। फिर वहीं पे रिलाई होता है जो वाइन पी रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि वो आइजैक की टीम को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, लेकिन सैंक्टा सेडेस ने उन्हें किस स्टैंडर्ड पे ग्रेड दिया है। फिर पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है तुम तो जरूर बहुत ही खुश होकर कि अजूरी टीम जीत गया। फिर रिलाई पीछे मुड़ के देखता है और कहता है लॉर्ड कार्डिनल, और ये कहने वाला कार्डिनल रेड होता है जो कहता है सर रिलाई आपसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, मैंने सुना है कि आप रैंक 9 तक पहुंचने वाले हैं, सच में आपकी उम्र के हिसाब से ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर वो रिलाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है पर इस वजह से पैट्रियार्च को काफी सिर दर्द हो रहा होगा, जो इस काम के लिए सबसे बेहतर है वो तुम हो सर रिलाई, पर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। माफ कीजिए अगर लिमिटेड टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, पर तो भी क्या आप पैट्रियार्च के पोजीशन के लिए सही आदमी होते? आखिरकार आपके बच्चे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास इतने अच्छे नेफ्यू हैं, पैट्रियार्च को इस पे प्राउड होना चाहिए। फिर रिलाई गुस्से से कहता है लॉर्ड कार्डिनल। फिर कार्डिनल रेड हंसते हुए कहता है मुझे कम से कम इतना तो करने दो, वो तीसरा बच्चा था लेकिन वो मेरे हाउस का बच्चा रॉयल्टी और मेहमानों के बीच बेरहमी से खो गया। फिर रिलाई अपने आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है तो वे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, हो सकता है वो पहले से ही जोशुआ हाउस के कर्ज के बारे में जानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत भी नहीं है और मेरा पैट्रियार्च बनने का जरा सा भी इरादा नहीं है, पर तब तक जब तक वो आइजैक को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। पर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कार्डिनल रेड आइजैक के पास पहुंच जाते हैं और उसके नाम को बोलते हुए कहते हैं आइजैक। फिर उसके बगल में बैठा हुआ कहता है वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर आइजैक कहता है क्या सिर दर्द है, जब मैं खा रहा हूँ तो वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है। फिर आइजैक पीछे मुड़ते हुए कहता है हाँ बोलो। फिर कार्डिनल रेड हंसते हुए कहता है आइजैक वो कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है जिसे तुम मुझे दिखाना चाहते थे, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे अभी तक देखा है। फिर आइजैक कहता है क्या आपने नहीं देखा, वो मैं ही था जिसने आपके बेटे को पैर से कुचला था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है तो क्या आपको ये देखकर मजा आया, जिसके बाद ऐसे सुनकर शूरी घबराते हुए सोचने लगता है आखिर तुम ऐसी बातें कार्डिनल रेड के सामने कैसे कर सकते हो। फिर वो आइजैक के मुंह को बंद करते हुए आइजैक को कहता है वो लगातार स्केलेटन किंग के जासूस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हाउस जोशुआ के लिए पागल है। फिर आइजैक कहता है तो इससे मेरे बातों का क्या लेना देना। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं जो भी हो मुझे अजूरी हाउस से बहुत उम्मीदें हैं। फिर वो आइजैक को गौर से देखते हुए कहते हैं पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारे अंदर से डार्क माना महसूस हो रहा है। फिर आइजैक सोचने लगता है वो आंखें उसकी आंखों में होली डिटेक्शन स्पेल है। फिर आइजैक हंसते हुए कहता है क्या आप भूल गए जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्केलेटन किंग की उंगली को निगल लिया था। फिर आइजैक कहता है मैंने आपके बच्चे का मजाक बना दिया, क्या आपके एंटरटेनमेंट के लिए इतना काफी नहीं था, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गोल्ड के पेंटागन में भी इसी तरह के फन को कंटिन्यू करूं। उसके बाद सुनकर शूरी सोचने लगता है क्या अब तुम अगली बार कार्डिनल गोल्ड के बेटे को पीटने वाले हो। और गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर सन लिखाया है और सन का मतलब मेल हो गया, पर पहले के ट्रांसलेशन में सी लिखाया था जिसका मतलब फीमेल हो गया, और मैंने इसे विक्की में भी देखा तो वहाँ पर इसका जेंडर फीमेल था। तो गाइस मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि कीना बैरेट अभी लड़का है या लड़की, लेकिन मैं इसे अभी के लिए लड़की ही मानूंगा। अगर बाद में फिर से इस तरह से आता है तो मैं आगे इसे लड़का मान के एक्सप्लेन करूंगा। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस बार बदले में तुम क्या चाहते हो। उनकी बातें सुनकर सूरी अपना सिर पकड़ लेता है। फिर आइजैक कहता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं उन डीमंस को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ स्केलेटन किंग को ही जवाब देते हैं, मुझे बस उनके प्रिजन का चाबी चाहिए। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं मैं तुम्हें चाबी दे सकता हूँ, पर क्या सचमुच तुम वापिस आ पाओगे, क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल भी है, तुम सभी गोल्ड के पेंटागन में गायब हो जाओगे। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है अब वो कमीना क्या बात कर रहा है। फिर उसका टीममेट कहता है हमें गोल्ड के पेंटागन के लिए एक मिशन मिला है और ये मिशन है एक एक्सपेडिशन का। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं हेला के कई सारे एरियाज जहाँ तुम्हें खोए हुए मिशन को वापस करना है, क्या तुम जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे अजूरी टीम को कहाँ भेजा जा रहा है, तुम लोगों को आर्कन एम्पायर के क्रेसेंडिया में भेजा जा रहा है। उसके बाद सुनकर शूरी अपने जगह से खड़े हो जाता है और परेशान होकर सोचने लगता है आर्कन एम्पायर हेला एम्पायर का कट्टर दुश्मन है, जहाँ के लोग प्रीस्ट को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और उसके टीममेट भी खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है वो तो ठीक डेमोनिक लैंड के बगल में है। फिर दूसरा कहता है क्या वो लोग पागल हो गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ मरने के लिए जाएं। कुछ दिन पहले ही वहाँ कई सारे पैलेडिन और उसके साथी गए थे, लेकिन वो सभी किडनैप हो गए और इसका जिम्मेदार हाइया डीमन को बताया जा रहा है, जिसने 14 साल पहले कई सारे गोल्ड के पेंटागन के पृष्ठों को खा लिया था और वो एरिया अभी भी बंद है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर कार्डिनल रेड कहता है तुम पीटीफुल लोगों को इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी अथॉरिटी का यूज करके तुम लोगों की जगह को बदल सकता हूँ। फिर शूरी कहता है आइजैक प्लीज उनसे जगह बदलने का रिक्वेस्ट करो। फिर उसका दूसरा टीममेट कहता है हमारे लिए बस एक बार कर दो, तुम्हें तो ये याद भी नहीं रहेगा। फिर आइजैक बड़े प्यार से कहता है क्या सच में आप हमारी जगह को चेंज कर सकते हैं। फिर अजूरी के ई स्टेट कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिलाई शूरी को कहता है ब्रदर ये तो बहुत ही बैड न्यूज है, ये तो सच में एक पागलपन है, वे चाहते हैं कि वे मेजेस के लैंड में जाएं और उन
किडनैप हुए पैलेडिन्स को बचाएं। ये तो एक एस रैंक का मिशन है, वो लोग सबको वहाँ मारने के लिए भेज रहे हैं। अगर वो इसे कैंसिल नहीं करेंगे तो मैं अभी तुरंत जाके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर गोवेल कहता है शांत हो जाओ, फादर ने ये बात पहले ही कह चुका है और वो भी काफी ज्यादा गुस्सा है। वो फॉर्मली इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए हैं। फिर गोवेल भी गुस्सा करते हुए सोचने लगता है वो सेंटा सेडेस का कमीने आइजैक को मारने के लिए तुले हुए हैं। फिर गोवेल कहता है फादर पहले ही जा चुके हैं, इसलिए टेस्ट को चेंज कर दिया जाएगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो लोग ट्रेनियों को ऐसा मिशन नहीं दे सकते जिससे डिप्लोमेसी अफेक्ट हो। वे लोग हमें सिर्फ वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा बोल्ड ना बने। मैं नहीं चाहता कि शूरी भी वहाँ मारा जाए। और वो लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक पर्सन आते हुए कहती है सर, यंग मास्टर आइजैक के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर है। फिर हमें थोड़ा देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्डिनल रेड कहते हैं हाँ बोलो आइजैक, मुझे बताओ क्या तुम जीना चाहते हो। फिर आइजैक स्माइल करते हुए कहता है नहीं। फिर वो इविल स्माइल करते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो मैं इसे क्यों चेंज कराऊंगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में बताने वाली कह रही होती है यंग मास्टर आइजैक ने पहले ही मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर उसके बाद ब्लैकफील्ड लैंड ऑफ डीमन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डीमन घुटने के बल बैठा होता है और उसके सामने एक डीमन होती है जो थ्रोन पे बैठी होती है और इस डीमन का नाम होता है ऐश। फिर ऐश कहती है, फिर ऐश उस डीमन को कहती है तो तुम कह रहे हो कि तुम सेंट को मारने में फेल हो गए। फिर वो डीमन कहता है मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ लेडी ऐश, मुझे माफ कर दीजिए। फिर लेडी ऐश कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट तो वहाँ केओस को फैलाना था। अपने ग्लोरियस किंग की पावर को खुद देखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम होली एम्पायर के उस बैरर के अंदर अपना डिवाइस स्मगल करने में कामयाब रहे, जो डिवाइस होली एम्पायर में सख्त मना है। मैजेस्टी सच में माइटी है, उसके पावर का एक छोटा सा फ्रैक्शन पहले से ही बहुत ही पावरफुल है। फिर वो डीमन कहता है लेडी ऐश, मैंने ऑर्डिनेशन के वक्त उसके पावर को सेंस किया था, वो ग्रेट स्केलेटन किंग का पावर था। फिर लेडी ऐश कहती है क्या तुमने उस पागल बच्चे के अंदर हमारे ग्रेट स्केलेटन किंग की पावर को महसूस की? उसने हमारे ग्लोरियस किंग का एक उंगली का टुकड़ा निकल लिया था। फिर वो डीमन कहता है ऐसा ही है, मैंने सुना था कि उसे ऑर्डर किया गया था और उसे अभी ट्रेन किया जा रहा है। फिर लेडी ऐश कहती है हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इस पूरे समय अपने फैमिली के टेरिटरी के अंदर है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि जल्द ही गोल्ड और अजूरे का टेस्ट आने वाला है और उसे टेस्ट देने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ यंग प्रीस्ट और डीमन एक दूसरे का शिकार करते हैं। उसके पावर का सिर्फ एक फ्रैक्शन हमें इमेंस स्ट्रेंथ दे सकता है। मैं सोच रही थी कि अगर हम सीधा उसका एक टुकड़ा खा ले तो हम कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मैं तो अब ये सोच सोच के अपने आप को रोक भी नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेनीज आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है अजूरी टीम को कौन सा मिशन असाइन हुआ है? उन्हें आर्कन एम्पायर जाना है और यहाँ तक कि उस पैलेडिन को छुड़ाना भी है जिसे हॉस्टेज बना के रखा गया था। तो क्या सच में हाउस गोल्ड उन्हें वहाँ मरवाने के लिए भेज रहे हैं? जैसे ही यहाँ के ट्रेनीज वहाँ जाएंगे वहाँ के मेजर्स डेफिनेटली इन ट्रेनीज को मार देंगे। और उनकी बातें सुनकर शूरी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है इन सभी को ऐसा लगता है कि हम वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि 1% भी इस मिशन में सक्सेस हो पाएगा। लेकिन इनसे भी बुरी बात यह है वो पैलेडिन्स हमारी टीम को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही हम इस एम्पायर को छोड़ेंगे हम खतरे में पड़ जाएंगे। बैंडिट्स और डीमन दोनों ही हमें पकड़ के अपनी डिमांड करेंगे। जैसे ही हम बॉर्डर को पार करेंगे वैसे ही वो हम लोग के ऊपर अटैक कर देंगे। इसका मतलब हम सभी मरने वाले हैं। और पीछे आइजैक उन्हें गाली देते हुए कहता है वो रेडिकुलस कमीने कहीं के, उनमें से कोई भी हमारी टीम में क्यों नहीं आ रहा? फिर शूरी कहता है इन सबकी वजह तुम हो। ये एक बहुत ही मुश्किल मिशन है, वो हमें मारने के लिए भेज रहे हैं। क्या तुम नहीं देख सकते कि हमारे टीममेट अपनी आखिरी इच्छा को लिख रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि 14 साल पहले क्या हुआ था? गोल्ड के पेंटागन के दौरान अंकर रिलाई वाली अजूरी टीम का पूरा सफाया हो गया था। फिर ऐसे सोचने लगता है वो कार्डिनल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना घटिया चाले चल रहा है। अगर हम इस मिशन को मना कर देते हैं तो हम टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अगर हम इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम मारे जाएंगे। खैर जो भी हो, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो कोई भी हमें नीचे नहीं दिखेगा। और इसके अलावा ये मिशन आर्कन एम्पायर में है जहाँ पर हाई लेवल डिमंड्स है। इसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मेरे लिए एक माना कोर की फैक्ट्री है। लेकिन हमारे पास अभी भी मौका है, हम खुद से पैलेडिन को चुन सकते हैं। इसलिए हमें रॉयल नाइट के फर्स्ट पैलेडिन को चुनने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो। फिर तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है ये कितना ज्यादा बदकिस्मती की बात है, लेकिन फर्स्ट पैलेडिन को पहले ही टीम गोल्ड ने चुन लिया है। फिर बताया जाता है इसका नाम काउंट मोलिक है और ये नीजर के जासूस में से एक का फादर है। और इनसे भी बड़ी बात, मेरे बेटे और
उसके फ्रेंड ने दूसरे टीम में ट्रांसफर होने का फैसला लिया है। मुझे उसे पुराने ग्लोरियस वाले अजूरे टीम में नहीं भेजना चाहिए था। फिर आइजैक कहता है ये तो आपकी बहुत ही शॉर्ट साइट है। काउंट, जब हम एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो वो आप ही होगी जिसे अपनी कही बातों पे शर्म आएगा। फिर शूरी कहता है आइजैक हमें जल्दी करनी चाहिए, भले ही हम फर्स्ट पैलेडिन को नहीं चुन पाए पर हम सेकंड या थर्ड नहीं तो कम से कम हम फोर्थ को तो चुन पाएंगे। फिर आइजैक सोचने लगता है पैलेडिन्स आखिर वो ब्यूटीज कहाँ से आई। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। फिर पीछे से शूरी कहता है जाके सेकंड पैलेडिन से कॉन्ट्रैक्ट बनाना। फिर उसके बाद आइजैक वहाँ जाके उस प्रीस्ट से बात करता है जिसकी बात सुन के वो प्रीस्ट हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद आइजैक पीछे मुड़ता है और शूरी को थम्स अप करने लगता है जिसे देखकर शूरी भी थम्स अप करने लगता है। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि टीम अजूरे ने फोर्थ पैलेडिन को चुना है। फिर आइजैक कहता है ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है और वो थम्स अप करते हुए कहता है मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। फिर बताया जाता है फोर्थ पैलेडिन ये होली एम्पायर में कभी भी कहीं नहीं सेटल हुए, उन्हें होमिलिएट की तरह मैसेंजर के रूप में यूज किया गया है। लेकिन अगर स्किल के मामले में देखा जाए तो वो रॉयल नाइट से भी ज्यादा सुपीरियर हैं और उन्हें प्रीस्ट लोग पसंद नहीं। फिर उसके बाद पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कहता है अपने आप को एक्सप्लेन करो, तुम क्या सोच रहे हो। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत गुस्से में है। फिर विस्पर कहता है उसके एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि वो अपने आप को शांत दिखा रहा है लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर आइजैक सोचने लगता है मुझे वही जवाब देना चाहिए जो वो चाहता है। फिर आइजैक कहता है अगर मैं इस मिशन को मना करके दूसरा मिशन मांगा होता तो मेरे वजह से हाउस जोशुआ की हॉनर मिट्टी में मिल जाती और मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर पैट्रियार्च उसके बात को काटते हुए गुस्से से कहते हैं उन सभी में से सिर्फ तुम हो जो हॉनर की बात कर रहा है। फिर आइजैक सोचने लगता है क्या वो बुली नहीं कर रहा। फिर विस्पर कहता है बिल्कुल नहीं। फिर पैट्रियार्च कहते हैं तुम डार्क माना यूजर झूठ क्यों बोल रहे हो और हॉनर की बातें क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने चेंज क्यों हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता, तुमने मेरे दिल पे एक स्पेशल जगह बनाई थी लेकिन अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। फिर आइजैक कहता है मैं सच में स्केलेटन किंग से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। फिर विस्पर कहता है रुको, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, आखिर आप किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। फिर आइजैक कहता है मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उस स्केलेटन किंग के वजह से मैं कर्स हो गया और तो और पूरे हाउस अजूरे को नीचे नजरों से देखा जा रहा है क्योंकि वो स्केलेटन किंग को हरा नहीं पाई। मैं इस बेइज्जती की वजह से कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ। उसे देखकर पैट्रिया सोचने लगता है ऐसा लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। फिर उसके बाद आइजैक पूरी तरह से फायर्ड अप होते हुए बोलता है मैं उस स्केलेटन किंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर वो मनी मन कहता है मैं उस फेक स्केलेटन किंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो आगे कहता है मैं स्केलेटन किंग के पावर का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उस स्केलेटन किंग को इन्वेस्टिगेट कर सकूं, पर वो अपने मनी मन कह रहा होता है मैं रियल स्केलेटन किंग का पावर का इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उस फेक स्केलेटन किंग को ढूंढ के खत्म कर सकूं। फिर वो आगे कहता है मैं खुद अपने हाथों से उसे खत्म करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हाउस जोशुआ को प्रोटेक्ट करना है। पर वो अपनी मनी मन कह रहा होता है मुझे पूरा हाउस जोशुआ के ऊपर कब्जा करना है। फिर आइजैक आगे कहता है अगर मैं अपने हॉनर को छोड़ के बेशर्मों की तरह जिंदगी जीता रहा तो पूरा हाउस जोशुआ शर्मिंदगी में जीता रहेगा और ये एक ऐसा इतिहास बन जाएगा जिसे मिटाया नहीं जा सकता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं मैंने हमेशा से तुम्हें कहा है तुम्हें हमारे हाउस के लिए अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी हम में से एक हो। तुम्हारा मिशन फेल हो सकता है पर अपने सभी टीममेट के साथ वापस जरूर लौट आना। अगर तुम सेफली वापस लौट आते हो, तुम्हारे वापस लौटने के बाद मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरे सक्सेसर हो। और वहीं आइजैक भी इविली स्माइल करते हुए कहता है मैं आपकी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया पैट्रियार्च, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक और उसकी टीम जंगल झाड़ी से निकलती है और आइजैक कहता है हमें उस टाउन में जाके नाइट से मिलना है और शूरी और उसके साथ के लोग कहते हैं हमें जिंदा रहना है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर विस्पर कहता है मास्टर मैंने 14 साल पहले के डीमन के ऊपर कुछ रिसर्च किया। फिर आइजैक कहता है क्या तुम्हें पता चला कि वो डीमन कौन था। फिर विस्पर कहता है वो वेस्टर्न आर्मी का एक डीमन है, भले ही वो 14th डीमन में से एक नहीं है लेकिन वो कोई ऐसा है जिसे आप जानते हैं, वो काफी वायलेंट है, उसने सचमुच कई सारे यंग कैडेट को ब्रूटली खा लिया है। फिर आइजैक विस्पर से कहता है क्या उन कमीनों ने मेरे बनाए हुए रूल को तोड़ दिया, चलो देखते हैं, मैं उन्हें एक जोरदार तमाचा मारने वाला हूँ। फिर विस्पर कहता है लेकिन आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, आपने अभी तक अपने पूरी पावर को रिकवर नहीं किया है। फिर दिखाया जाता है उसके पीछे वही डीमन लेडी ऐश होती है और वो एक इविल स्माइल करते हुए कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जोशुआ के लड़के। फिर उसके बाद इंपीरियल कासल के क्राउन प्रिंस के कासल का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें क्राउन प्रिंस का नाम बताया जाता है जहाँ इसका नाम कैबलिस हेरा होता है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है क्या सच में आइजैक ने पैक मुला पैराडिन्स को चुना है। फिर उसके सामने उसका सर्वेंट होता है जो कहता है आपने जो नाइट्स भेजे थे आइजैक ने उनमें से किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, शायद उसकी नजरें अच्छी नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस सोचने के बाद कहता है इसके अपोजिट मुझे लगता है कि आइजैक की नजरें काफी अच्छी है। फिर उसका सर्वेंट कहता है माफ कीजिए पर मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। फिर क्राउन प्रिंस कहता है मैंने जो नाइट कमांडर भेजा है वो हाफ स्पिरिट वाला है, मतलब वो डीमंस
के खिलाफ कमजोर है। फिर उसका सर्वेंट कहता है सर सीलोन हाफ स्पिरिट वाले हैं, क्या आपने उसे वहाँ आइजैक का टेस्ट लेने के लिए भेजा है? फिर क्राउन प्रिंस कहता है भले ही वो डीमंस के खिलाफ कमजोर है, लेकिन वो इस लेवल पर है कि वो आइजैक की काफी ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन उसने पैक मोल्स को चुना, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसने वो ऑर्डर चुना है जहाँ हर एक मेंबर डीमन का पार्ट है। फिर सर्वेंट कहता है लेकिन उन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वे वही थे जिन्होंने प्रीस्ट को डीमन के हवाले कर दिया था। उसके बाद सुनकर क्राउन प्रिंस भी सोच में पड़ जाता है। फिर सर्वेंट कहता है अब ये सब आइजैक के ऊपर है। फिर उसके बाद अजूरी टीम के रेंडेस वॉर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पर्सन अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहता है आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं है? ऑलरेडी 5 घंटे से ज्यादा हो गया, हम लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो पैक मोले के पैलेडिन से फाइट करना चाहते हैं? फिर उसके बाद बताया जाता है ये पर्सन पैक मोले पैलेडिन का कमांडर है और इसका नाम डेरेक है। फिर तभी उसके बगल वाला पैलेडिन कहता है शायद उसने हमारे बारे में रूमर सुना होगा और हमसे पंगा लेने का फैसला किया होगा। फिर तीसरा पैलेडिन कहता है अज़ुरे हमेशा से पंक्चुअल होते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है। फिर डेरेक कहता है वो कमीने गंदे पृष्ठ कहीं के, वो मेरे एक बार हाथ में तो आ जाए। पर वो उसके आगे कुछ और कह पाता, आइजैक बिल्कुल उसके बगल में आ जाता है और कहता है हेलो सर डेरेक, पैकमोले के कमांडर। उसे अचानक से देख के डेरेक उससे दूर हो जाता है। फिर आइजैक कहता है ऐसे लगता है हम देर हो गए है ना? फिर डेरेक कहता है मैंने सुना है कि तुम लोग हमेशा पंक्चुअल होते हो, क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या समय हुआ है? पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद। फिर आइजैक कहता है रास्ते में हमें बैंडिट्स मिल गए थे और वो हम पर झपट पड़े और उसी बीच मेरा हाथ टूट गया। फिर वो डेरेक के पास आते हुए कहता है ऐसा लगता है किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था, मैं जितना जल्दी हो सका यहाँ पहुँच गया, क्योंकि आपको इतनी देर तक इंतजार करना बदतमीजी होती। और यहाँ पर पता चलता कि उन बैंडिट्स को डेरेक ने ही उकसाया था। फिर डेरेक कहता है फिर भी तुम्हें समय पर आना चाहिए था। फिर आइजैक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छे हो? फिर डेरेक कहता है तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? हमें यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, हमें वापस जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आइजैक कहता है अगर आपको वापस जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोगों ने 5 घंटे तक इंतजार क्यों किया? तो ये बात सच था, तुम लोग पहले ही कब का चले जाते, तो अभी भी तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? और इसके अलावा तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हो, जबकि ये तो एक सिंपल स्कॉट मिशन होने वाला है, क्योंकि तुम लोग अपने कॉमरेड्स को ढूंढने के लिए हमें चारे के रूप में यूज करने वाले थे। अगर सचमुच तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। फिर डेरेक अपनी मयान से तलवार निकालते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें उस कमीने हलाक नाइट ने ये सभी बातें बताई? उस कमीने ने हमारे मिशन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए तुम्हें असाइन किया है। उनकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है हलाक तो हमारे फोर्थ अंकल का फेक नाम है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस मामले के बीच इन्वॉल्व हो? फिर डेरेक अपने स्वॉर्ड में डार्क माना को रिलीज करते हुए कहता है हम तुम्हारे बिना क्रिसियंडा में इंटर नहीं कर सकते कमीने, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे लेके जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे पैर काटना पड़े। फिर आइजैक सीरियसली होता है और अपना डार्क माना रिलीज करते हुए कहता है हे अपने स्वॉर्ड को मयान के अंदर रखो। और डेरेक उसके डार्क माना को महसूस करके उसे ऐसे लगता है जैसे कि उसके सामने कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा हो। फिर वो कांपते हुए सोचने लगता है मैं उसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, लेकिन वो तो अभी एक बच्चा है। फिर विस्पर कहता है उसके अंदर डीमन का ब्लड है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आइजैक विस्पर से कहता है ये डीमन की इंस्टिंक्ट है जो उससे भी स्ट्रॉन्गर डीमन की बातों को मानने पर मजबूर करती है। फिर डेरेक अपने शॉट को मयान के अंदर रख लेता है। फिर आइजैक कहता है चलो अब चलते हैं। फिर आइजैक कहता है जब तुमने ही उनके साथ पंगा लिया है तो हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं? फिर आइजैक कहता है हमें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए वो हमारे साथ जरूर आएंगे। फिर शोरी चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर आइजैक कहता है हमें किडनैप हुए लोगों को बचाना है और इसमें जितने भी डीमन शामिल है हमें उन सभी को मारना है। हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है जो हमें पूरा करना है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम तुम्हारे पुराने कॉमरेड्स को बचा भी ले। फिर डेरेक कहता है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो? फिर डेरेक कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने जानबूझकर हमें इसलिए चुना क्योंकि तुम जानते थे कि हमें अपने कॉमरेड्स को बचाना है? फिर आइजैक कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डेरेक कहता है हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे आइजैक। फिर आइजैक कहता है बिल्कुल मैं जानता हूँ। फिर उसका टीममेट कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर आइजैक कहता है क्या एक प्लान? फिर वो डीमन कहता है तुम इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, ये हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इन्हें छोटे मोटे काम क्यों दिया जाता है? पर उसके बाद सुनकर वो पैक मोल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने आप को डीमन में ट्रांसफॉर्म करके आइजैक के टीममेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो उसके टीममेट के कपड़े को पकड़ता है और वो पैक मोल्स उसके टीममेट के कपड़े को पकड़ता है, जिसे देखकर उसके बाकी के टीममेट कहते हैं हमने पहले ही कहा था हम इन डीमन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। फिर आइजैक उसके सिर पर एक जोरदार टपली मारता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। फिर वो पैक मोल पैलेडिन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कभी इतना जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं
हुआ। ऐसे लगा जैसे कि मेरे सिर पे कुछ दबा हुआ है और मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर एक पैलेडिन कहता है ऐसा हो सकता है कि हम इसलिए अफेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि हम क्रिसिंडिया के पास हैं। फिर उसके बगल वाला पैलेडिन कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर वो पैलेडिन कहता है मैं कभी भी ह्यूमन फॉर्म में इतनी जल्दी वापस नहीं आया था। मैं सिर्फ इसलिए इतनी जल्दी वापस आ पाया क्योंकि तुमने मुझे टपली मारा था। तुम सच में अमेजिंग हो। फिर आइजैक भी अपने मन ही मन कह रहा होता है बिल्कुल मैं हूँ। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैंने इसका बहुत ही अच्छा कारण बनाया। फिर उसके बाद आइजैक कहता है अगर तुम लोग पहले से तैयार हो तो चलो आगे चलो। पर तभी आइजैक की नजर साइड की तरफ जाती है जहाँ पे एक बर्ड रखा होता है और उसके अंदर से डार्क माना रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके बाद आइजैक उसे दोनों हाथों से उठा लेता है और सोचने लगता है अब ये क्या है, ये तो मरने का नाटक कर रही है। फिर विस्पर कहता है ये तो बहुत ही नौटंकीबाज है। फिर वो दोनों एक केविल स्मेल करते हैं और आइजैक कहता है अगर इसकी मरने की इच्छा है तो इसे पूरी कर देनी चाहिए। जिसकी बातें सुनकर वो बर्ड काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो सोचने लगती है ब्लड लॉर्ड बहुत ज्यादा क्रूअल है, उन्होंने मुझे एक बेरहम प्रीस्ट के पास भेजा है और आइजैक इन सभी का किंग है, इसलिए वो उसकी मन की बातों को सुन लेता है। फिर वो सोचने लगता है क्या ब्लड लॉर्ड। फिर वो उस बर्ड को कहता है क्या तुम्हें किसी ग्रेट डीमन में से एक ने भेजा है। उसकी बातें सुनकर वो बर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जंगल में एक बैरियर को दिखाया जाता है। फिर विस्पर आइजैक से कहता है मास्टर मैंने बैरियर को सेटअप कर दिया है। फिर उसके बाद आइजैक सोचने लगता है ब्लड लॉर्ड मेरे सर्वेंट में से एक है जो अभी के टाइम सिंक्टा सिटीज के अंडर में लॉक है। ऐसे लगता है उसने मेरे बारे में सुना है और मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए इसे भेजा है। ऐसे भी लग रहा है कि उसने इस बर्ड से ये बात छिपाई है कि मैं ही स्केलेटन किंग हूँ। फिर उसके बाद आइजैक उस बर्ड को दबाते हुए कहता है तुम्हारे पास मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर वो बर्ड कहती है मेरे पास प्रीस्ट को देने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद आइजैक उसे और भी जोर से दबाने लगता है। फिर वो बर्ड कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, तुम्हें ऑर्डिनेशन के वक्त स्केलेटन किंग का सामना करना पड़ा था, वही थी जिसने तुम्हारे ऑर्डिनेशन में गड़बड़ी की थी। फिर उसके बाद आइजैक कहता है क्या वही थी जिसने स्केलेटन किंग के क्लोन को भेजा था। फिर वो बर्ड कहता है हाँ वही थी जिसने आर्कन डिवाइस को स्मगल की थी और अपने सर्वेंट को प्रीस्ट को मारने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। और गाइज मैं फिर से बता दूं उस डीमन का नाम ऐश है। फिर वो बर्ड आगे कहता है ऐश स्केलेटन किंग के पावर को कंज्यूम करने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गई कि वो होली हेलान एम्पायर के बैरियर को पार कर सकती है। ब्लड लॉर्ड ने कहा कि उसे एक्सक्यूट कर दिया जाएगा लेकिन उसे ऐश नाम के डीमन का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है ब्लड लॉर्ड वो कमीना कहीं का। फिर वो बर्ड सोचने लगता है एक बेकार के प्रीस्ट को इतना कीमती जानकारी देना। उसकी मन की बातों को सुनकर आइजैक उसे हिलाने लगता है। फिर वो बर्ड कहता है ब्लड लॉर्ड का ये मानना है कि अभी का स्केलेटन किंग एक इम्पोस्टर है। सबको ये बताने के बाद कि स्केलेटन किंग नकली है उसे पकड़ लिया गया। ये कितना डेंस है। खैर मैंने सुना है कि तुमने ग्रेट स्केलेटन किंग के एक टुकड़े को कंज्यूम कर लिया है। ऐश अपने एरिया में तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। फिर ऐसे उस बर्ड को छोड़ देता है और कहता है वापस जाओ और उसे बताओ कि मैंने उसका मैसेज सुन लिया है। फिर वो बर्ड जाते हुए कहता है मत मरना नहीं तो हमारे लॉर्ड उदास हो जाएंगे। फिर उसके बाद पीछे से शूरी आते हुए कहता है हे तुम कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मुझे असलियत में तुम पे गर्व है कि तुमने हमारे खाने के लिए लोकल टैवर्न मतलब ढाबा या छोटा मोटा होटल से खाना मंगाया था। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है कैसा खाना, मैंने तो कोई खाना नहीं मंगवाया था। फिर तभी उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है हमने आप प्रीस्ट लोगों के लिए आपको मुश्किल ना हो इसलिए आपको सर्व करने के लिए इसे तैयार किया है, तो प्लीज इसे खाइए। उसकी बातें सुनकर आइजैक को तो कुछ देर के लिए कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है मुझे ऐसे लग रहा था कि वो अपने एरिया में मेरा इंतजार कर रही होगी लेकिन वो खुद हमारे पास यहाँ आ गई। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक का एक टीम मेंबर कहता है हे शूरी आखिर आइजैक को क्या हुआ, क्या वो कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है इस पानी में धूल है, मेरे लिए दूसरा पानी लेकर आओ, मुझे स्क्वायर प्लेट पसंद नहीं, मुझे गोल प्लेट पसंद है, मुझे ठंडा खाना पसंद है, सभी खाने ठंडा होना चाहिए। और वो इस तरह बोल बोल के उसे बहुत ही परेशान कर रहा होता है और उसे देखकर वो पैक मूल्स गुस्सा हो रहे होते हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं लॉर्ड आइजैक तुम्हें दूसरा लाने के लिए कह रहे हैं। फिर दूसरा कहता है तुम इसे दोबारा क्यों पूछ रहे हो। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं ये वही डीमन ऐश है और वो सोच रही होती है ये पैक मूल्स कमीने पागल कहीं के, आखिर वो लोग इसके साथ क्यों है। फिर उसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो सोचने लगती है मुझे पहले इन लोगों से छुटकारा पाना होगा। फिर वो उन लोगों को खाना देते हुए कहती है आप लोग जरूर थक गए होंगे तो इसे खा लीजिए। फिर उसके बाद उन पैक मूल का कैप्टन डेरेक कहता है हमें उसने हायर किया है इसलिए हम उसके खाने को नहीं खा सकते। फिर वो कहती है फिर भी टाउन तभी सेफ रहेगा जब आप लोग हेल्थी रहेंगे, मैंने इसे आपके लिए बनाया है तो प्लीज इसे खा लीजिए। और वो ये बोलते हुए अपने मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है तो तुम इसे खा क्यों नहीं लेती, क्या पता अगर इस खाने में पॉइजन हो तो। उसके बाद सुनकर डीमन ऐश सोचने लगती है आखिर इस छोटे कमीने को कैसे पता चला। फिर तभी पीछे से उसके टीममेट गुस्सा से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा बहुत हो गया, हम अभी भी पूरी तरह से ठीक हैं, आखिर तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हारे
हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उसे बेइज्जत करने का, हम प्रूव कर देंगे कि वो निर्दोष है। फिर वो लोग जैसे ही उस खाने को खाते हैं वो लोग अगले ही पल वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर शूरी घबराते हुए कहता है, हे तुम लोगों को क्या हुआ? फिर इसके बाद आइजक अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मुझे इन्हें खुद बेहोश करना पड़ेगा। फिर उसके बाद विस्पर कहता है, क्या हमें इन्हें प्यूरिफाई करने के लिए स्पिरिट को बुलाना चाहिए? फिर उसके बाद आइजक कहता है, उन्हें अपने हाल में छोड़ दो, उन्हें सबक सीखने की जरूरत है। फिर उसके बाद विस्पर कुछ देख के शॉक हो जाता है और कहता है, मास्टर ये पॉइजन होली माना को डार्क माना में कन्वर्ट कर देता है। जिसकी बातें सुनकर आइजक भी हैरान हो जाता है। फिर अगले ही पल वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आइजक कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये डिस्गस्टिंग होली माना को ग्लोरियस डार्क माना में कन्वर्ट कर देता है? फिर विस्पर कहता है, मुझे पूरा यकीन है मास्टर, ये पैरासिटिक पॉइजन है। फिर इसके बाद आइजक का लार टपकने लगता है और वो सोचने लगता है, इसका मतलब हम होली एम्पायर में ही डार्क माना की खेती कर सकते हैं। फिर इसके बाद वो डीमन ऐश काफी जोर जोर से हंसने लगती है और अपने पास से डार्क माना को रिलीज करने लगती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं, तुम कमजोर छोटे बच्चे कहीं के। उसकी बातें सुनकर आइजक सोचने लगता है, क्या कमजोर मैं? ये मेरे जानने वाले सभी लोगों को माना बैटरी में बदल देती है। फिर उसके बाद ऐश कहती है, अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें उनका एंटीडोट दूंगी। और उसकी बातें सुनकर पैकमूस पैलेडिन भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर तभी दिखाया जाता है ऐश के सामने बहुत ज्यादा रोशनी चमकने लगता है, जिसकी वजह से उसे अपने आंख को भी ढकना पड़ता है। फिर दिखाया जाता है जैसे ही वो रोशनी खत्म होता है, आइजक बिल्कुल डीमन ऐश के ऊपर था। फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश सही समय पर जंप करके पीछे चले जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है और कहती है, बच्चे मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद वो पैकमूल कहते हैं, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। फिर उसके बाद आइजक कहता है, नहीं मैं अकेले जाऊंगा। फिर वो पीछे मुड़ के उन्हें प्यार से कहता है, अगर मैं इन्हें डिफेंसलेस छोड़ दिया तो ये लोग मारे जाएंगे, ये लोग तभी जिंदा रह पाएंगे जब तुम लोग अपना माना इन्हें ट्रांसफर करोगे। फिर उसके बाद पैकमूल का कैप्टन डेरेक रोते हुए कहता है, लॉर्ड आइजक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इन सभी प्रीस्ट की अच्छे से देखभाल करेंगे। और वो लोग आइजक को सैल्यूट करने लगते हैं और आइजक भी अपने मन ही मन कह रहा होता है, प्लीज ऐसे ही करना, क्योंकि बाद में मुझे उनसे और भी ज्यादा कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वो बहुत ही तेजी से वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद दूसरे जगह जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजक बिल्कुल डीमन ऐश के सामने आ जाता है। फिर उसके बाद ऐश कहती है, तुम सच में एक बहादुर बेवकूफ बच्चे हो, तुम बिना किसी के साथ अकेले यहाँ आ गए। फिर उसके बाद आइजक कहता है, सच में तुम क्या बेवकूफ हो, तुम उन ह्यूमंस को कंज्यूम करने की बात कर रही हो बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद ऐश कहती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? फिर उसके बाद आइजक अपना डार्क माना रिलीज करने लगता है और कहता है, घुटने टेको। और ऐश उसके डार्क माना को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और घुटने टेक देती है। और यहाँ पर ऐश आइजक के डार्क माना को महसूस करके उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे कि खुद उसके सामने स्केलेटन किंग आ गया हो। फिर उसके बाद वो सोचने लगती है, क्या ये माना हमारी किंग का है? और वो यहाँ पर डर से कांप रही होती है। फिर उसके बाद वो आइजक की तरफ देखकर सोचने लगती है, लेकिन इस छोटे बच्चे के पास हमारे किंग का माना कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद वो गुस्सा होते हुए सोचने लगती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस कमीने बच्चे ने उनका एक टुकड़ा खा लिया था, वो बॉडी मेरे किंग की है। फिर उसके बाद ऐश आइजक के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है, बस रुको मेरे किंग, मैं उसे स्प्लिट कर दूंगी और मैं आपको फ्री कर दूंगी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है डीमन ऐश के डार्क माना को आइजक का होली माना रोक रहा होता है। फिर तभी ऐश सामने की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आइजक यहाँ पर अपने काफी ज्यादा डार्क माना को रिलीज करने लगता है, जिसे महसूस कर ऐश को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर किसी चीज का बहुत ही बड़ा हाथ है जो उसे किसी भी पल कुचल सकता है। और साथ ही वो अपना प्रेशर रिलीज कर रहा था, जिसके प्रेशर को ऐश संभाल नहीं पाती और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद आइजक अपना डार्क माना को रिलीज करते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहीं की। फिर उसके बाद आइजक एक 5th रैंक के मैजिक को यूज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा किंग कौन है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विस्पर कह रहा होता है, मास्टर ये अमेजिंग था, भले ही वो मैजिक 5th रैंक का था लेकिन उसका फोर्स 7th सर्कल जितना था। होली और डार्क माना को एक साथ मिलाना सच में एक जीनियस को दिखाता है। फिर उसके बाद आइजक सोचने लगता है, मैं एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूँ, इसलिए गॉड भी मुझे ह्यूमन नहीं बनाना चाहते थे। फिर तभी एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर डीमन ऐश घुटने के बल बैठी होती है और वो कांपते हुए मेरे किंग बोल रही होती है, जिसे देखकर विस्पर कहता है, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, उसने रूल को तोड़ा था। फिर उसके बाद आइजक अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है, जिसकी वजह से ऐश का ध्यान उसके तरफ जाता है। फिर वो अपने सिर को जमीन पर पटकते हुए कहती है, मेरे किंग मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको इसका एंटीडोट बताती हूँ। फिर उसके बाद आइजक कहता है, ये ठीक है, जिन पैराडिन्स को तुमने किडनैप किया है उन्हें मेरे पास लेकर आओ, तुम्हारे पास 1 मिनट है, और सबसे जरूरी बात, मुझे पेंटागन में परफेक्ट स्कोर करने के लिए सबूत चाहिए, इसके लिए सिर्फ पैलाडिन ही काफी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर ऐश कहती है, सबूत से आपका क्या मतलब है? फिर आइजक एक केविल स्माइल करते हुए कहता है, सबूत से मतलब है कि मैंने एक डीमन को मार गिराया है। फिर उसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शूरी कह रहा होता है, आइजक तुम्हें क्या हुआ, तुम कमीने कहीं के। फिर
फिर दिखाया जाता है उनके सामने पैकमून पैलेडिन का कैप्टन डेरेक होता है, जो कहता है हमारे पास ट्रैकर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड आइजैक कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिन्हें संभालना आसान है। फिर उसके बाद शूरी कहता है जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, मेजेस मल्टीपल टाइम्स सर्च करने के लिए निकल रहे हैं। फॉर्मली आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद डेरेक कहता है हमारा मानना ये है कि जहाँ से वो गुजरा था वहाँ थोड़ा ब्लड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मारा गया है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है मैं वापिस आ गया। एक पल के लिए तो वो नॉर्मली बात करते हुए कहता है ठीक है तुम्हारा स्वागत है, पर अगले ही पल जब उसे पता चलता है कि वो आइजैक है तो वो उसे गाली देते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के इतना समय से कहाँ थे। और वहीं डेरेक कहता है आप ठीक तो है लॉर्ड आइजैक, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। फिर उसके बाद आइजैक एक थैली को आगे करता है जिसमें खून लगा हुआ था और कहता है ये रहा एंटीडोट। फिर उसके बाद शूरी उस थैले को खोलते हुए कहता है ये क्या है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है इसे संभाल के रखना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद शूरी कहता है ये बहुत भारी है। फिर उसके बाद जब वो थैले को खोलता है तो उसके अंदर डीमन ऐश का सिर था, जिसे देखकर शूरी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये क्या है। फिर आइजैक कहता है अच्छा ये किडनैपर का सिर है, ये हमारा सबूत है जिससे हम परफेक्ट स्कोर कर पाएंगे। फिर डेरेक कहता है वो पैलेडिन जो हमारे मिसिंग कॉमरेड थे उनके बारे में क्या। फिर आइजैक कहता है अच्छा वो पैलेडिन वो बहुत भारी थे इसलिए मैंने उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया है, जाओ उन्हें लेकर आ जाओ। फिर तभी गेट खुलता है और एक पैकमून पैलेडिन कहता है हमारे मिसिंग कॉमरेड वापिस आ चुके हैं। फिर थोड़ी देर पहले दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कॉमरेड्स को झाड़ी के पीछे देखते हैं। फिर उसके बाद अभी शूरी और डेरेक दोनों कहते हैं तो फिर क्या तुमने किडनैपर का सिर काट दिया। फिर आइजैक कहता है हाँ मैं वहाँ गया और किडनैपर का सिर वापस लेकर आ गया। फिर उसके बाद शूरी कहता है तुम मेजेस के लैंड में अकेले चले गए। फिर उसके बाद डेरेक कहता है कैसे, ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। फिर उसके बाद आइजैक सोचने लगता है ये बात इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहता है वहाँ हुआ ऐसा था। फिर उसके बाद आइजैक वहाँ बहुत ही लंबी चौड़ी घुमा घुमा के बातें करता है, तो मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस ये समझ लो कि सभी चीज बहुत ही आसानी से हो गई जो चीज इन्हें हजम नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद आइजैक अपने झुनझुने को निकालते हुए कहता है क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं इसे दिखाऊं। फिर वो दोनों कहते हैं अब किसे फर्क पड़ता है वहाँ पर असलियत में क्या हुआ, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। फिर उसके बाद शूरी कहता है लेकिन ये काफी ज्यादा जल्दबाजी था, अकेले जाना बुरा हो सकता था। फिर आइजैक प्यार से कहता है मैं खुद को रोक नहीं सका, ये मेजेस से फाइट करने से ज्यादा बेहतर है, अगर हम उनसे लड़ते तो ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी और फेथ के गार्डियन होने के नाते मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद डेरेक रोते हुए कहता है तुम सच में मैन ऑफ द फेथ हो, जिसकी बातें सुनकर आइजैक भी शर्माने लगता है। फिर उसके बाद शूरी कहता है ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। फिर उसके बाद आइजैक कहता है अपना जुबान संभाल के बोलो। फिर उसके बाद शूरी कहता है ठीक है, जो मेजेस तुम्हें ढूंढने आए थे वो तुम्हारे बारे में सचमुच बहुत ज्यादा चिंता थी कि कहीं तुम्हारा किडनैप तो नहीं हो गया। फिर आइजैक कहता है बकवास, क्या वो कमीने प्रीस्ट के बारे में जरा सा भी चिंता करेंगे। फिर उसके बाद शूरी कहता है तुम बहुत हाश हो। फिर तभी उसकी नजर साइड की तरफ जाती है जहाँ पर मेजेस आते हुए कह रहे थे हम इस चिंता में आए थे कि कहीं तुम्हें डीमंस ने पकड़ ना लिया हो, हम यहाँ बदनाम होने नहीं आए हैं। फिर उन्हें देखकर आइजैक सोचने लगता है वो कमीने कहीं के इधर उधर सूंघते हुए वो लोग माना कोर की तलाश में यहाँ आए हैं। फिर वो मेज कहता है प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए, हमें एक डीमन की रिपोर्ट मिली है। फिर आइजैक कहता है मैंने उसे नहीं देखा। फिर वो मेज कहता है लेकिन मैं आसपास एक मानाकोर को सेंस कर सकता हूँ। फिर आइजैक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर तुम्हारा ही होगा, कुछ तो समझो, क्या डीमंस इतने कॉमन हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जैसे कोई ट्रेनी डीमन को हरा सकता है? फिर उसके बाद वही मेज दूसरे मेज को धीमी आवाज में कहता है मुझे लगता है ये सही बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रेनी डीमन का सामना कर सके। फिर दूसरा मेज कहता है लेकिन ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही, हलाक ने डेफिनेटली कहा था कि यहाँ एक है। उसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है क्या हलाक, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग मेरे फोर्थ अंकल के बारे में बात कर रहे हैं, या शायद नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उन दोनों का नाम एक जैसा हो। फिर उसके बाद आइजैक अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है तुम सही हो। फिर उसके बाद आइजैक कहता है खैर मैं चला सुने, मुझे बाद में चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। फिर उसके बाद शूर्य चिल्लाते हुए कहता है यहाँ बात करना अभी खत्म नहीं हुआ है, कम से कम हमें एक अच्छा सा जवाब तो देते जाओ। पर आइजैक उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजैक एक छोटे से घर के पास आ गया था। फिर उस छोटे से घर के दरवाजे को खोलता है। फिर दरवाजा खोलने के बाद वो कहता है अब समय आ गया है इसे यहीं पर खत्म करने का, और उसके सामने डीमन ऐश घुटने केवल बैठी होती है और वो कांप रही होती है। फिर उसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक डीमन ऐश से कह रहा होता है सबूत कि मैंने डीमन को मार गिराया है। फिर उसके बाद ऐश कहती है सबूत से क्या आपका मतलब है। फिर आइजैक कहता है वो जिसने 14 साल पहले अज़ुरे के ट्रेनी को डिवोर कर लिया था वो तुम नहीं थी, मैं सही कह रहा हूँ ना। जिसकी बातें सुनकर ऐश भी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद आइजैक आगे कहता है तुम्हारे जैसा कोई कमजोर ऐसा काम नहीं कर सकता, अगर ये 14 साल पहले की भी बात होती तो भी तुम रिलाई को नहीं हरा सकती थी। अगर मैं तुम्हारा सिर उनके पास लेके जा रहा हूँ तो वो यही सोचते कि मैं उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हें लगता है कि तुमने ही ये सब किया है, तो जाओ और
और मेरे लिए कुछ सबूत लाओ, मुझे सेंटा सिडस में ले जाने के लिए एक सिर की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आइजैक कहता है ये सोचना कि तुम सचमुच उसका सिर लेकर आओगे जिसने ये सब किया था, तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो, तुम पास हो गई। फिर उसके बाद ऐश कहती है आपको शुरू से ही पता था कि वो कौन है। फिर आइजैक कहता है एक औरत और वो मॉन्स्टर जिसे वो अपने साथ रखती है, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे ये नहीं पता होगा। फिर उसके बाद ऐश कहती है ऐसा नहीं है। फिर आइजैक कहता है तो मेरे इन्फॉर्मेट ने ऐसा क्यों बताया, तुम्हें वो हो जो 14 साल पहले ये सब की थी। फिर ऐश कहती है अगर मैं सच कहूँ तो 14 साल पहले वाली मेरी बहन थी जिसने ये सब किया। उसने 14 साल पहले अपने मॉन्स्टर को शिकार करने के लिए भेज दिया और जो भी शिकार हुआ था वो अपने मॉन्स्टर को खाने के लिए दे दी थी। उसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है अगर वो दोनों एक ही फैमिली से हैं तो उनकी एनर्जी एक जैसे होने की वजह से ही वो दोनों आपस में मिले होंगे। तो आखिरकार हमने उस पर्सन को मार गिराया जिसने 14 साल पहले रिलाई के पार्टी को डिवॉर कर लिया था। फिर उसके बाद आइजैक कहता है मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आजकल डीमंस का हायरार्ची मतलब पदानुक्रम क्या है। फिर ऐश कहती है नकली स्केलेटन किंग 9th सर्कल के ट्रू डीमन को कंट्रोल करता है, उसने डीमंस को सेंट को मारने के लिए और स्केलेटन किंग के पावर को इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो गॉड से फाइट करते करते कमजोर हो गया है। फिर आइजैक कहता है और गॉड अभी क्या कर रहे हैं। फिर ऐश कहती है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है लेकिन इससे गॉड को भी जरूर झटका लगा होगा, खैर वो बहुत ही लंबे समय से चुप है। फिर आइजैक सोचने लगता है ये बहुत ही अजीब है, क्या सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो जिस तरह से उन्हें देखते हुए वो 150 साल तक चुप नहीं रह सकते, उन्हें मेरी सोल को फिर से ढूंढने के लिए पूरी दुनिया भर में खोजबीन करना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ये ना पता चला हो कि जिस कीड़े में उन्होंने मेरे सोल को सील किया है वो खाली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका सबसे ग्रेटेस्ट होली स्पेल काम ना करे, भले ही उन्हें ना पता चला हो कि मेरा सोल बाहर है लेकिन उन्हें किसी न किसी समय तो ये पता चल ही गया होगा कि वो कीड़ा खाली है। फिर उसके बाद वो एक स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी जगह वहाँ किसी दूसरे का सोल सील है, क्या वो कोई हायर लाइफ फॉर्म जिसमें काफी ज्यादा डार्क माना हो, या वो स्केलेटन किंग की तरह कोई बड़ी तबाही हो, या शायद वो कोई गॉड हो। ये बहुत मजेदार लगता है, मैं इसे कभी चेक करना चाहूंगा। फिर उसके बाद आइजैक कहता है क्या तुमने कहा था कि तुम ऐश थे। फिर वो अपने सिर को फिर से जमीन पर पटकते हुए कहती है हाँ मेरी किंग। फिर आइजैक कहता है तुम डीमंस के पास वापस जाओ और मेरी आंखें और मेरी कान बनो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वहीं के लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं शुक्रिया लॉर्ड आइजैक, हम आपके कर्जदार हैं जिसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, आपने उस डीमन को अकेले मार गिराया और हम सभी को बचा लिया। फिर उसके बाद आइजैक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था। फिर वो सभी पैकमोल के किडनैप हुए पैराडिन रोते हुए कहते हैं आप सच में हाउस अजुरे के एक ट्रू पर्सन हो, आपने हमें बचाया, हम आपका एहसान कैसे चुका सकते हैं। और वो इसी तरह के आपस में बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनका कैप्टन डेरेक कहता है पैकमूस जवाब साफ साफ है। फिर उसके बाद वो आइजैक के पास आते हुए कहता है लॉर्ड आइजैक। फिर उसके बाद वो सभी घुटने के बल झुक जाते हैं। फिर डेरेक कहता है रैंक 7 नाइट डेरेक और बाकी के सभी पैकमूस आप जहाँ भी जाने का ऑर्डर देंगे हम वहाँ जाएंगे। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं उम्मीद किया था, मुझे काफी अच्छे डिसेंट सोल्जर फ्री में मिल गए, इनके कनेक्शन पूरे कॉन्टिनेंट में है इसलिए इनके पास काफी अच्छी खुफिया जानकारी और मोबिलिटी है। सिर्फ 11 लोगों को बचाकर इतना बड़ा फायदा कमाना सच में बहुत बड़ी बात है। फिर तभी आइजैक की ध्यान वहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरफ जाती है जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है क्या यहाँ पर कोई इतना छोटा बच्चा भी था, वो मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है। लॉर्ड आइजैक आपको उस बच्चे के बारे में नहीं पता होगा, आप उसके बारे में जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो बच्चा आइजैक के पास आते हुए कहता है हेलो मेरा नाम हिबेरियोस है और मैं आर्कन एम्पायर का यंगेस्ट प्रिंस हूँ, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सुनकर आइजैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर उसके बाद आइजैक सोचने लगता है इसलिए वो मेजेस हमारी इतना मदद कर रहे थे क्योंकि उनमें से एक कैप्चर हो गया था, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। फिर उसके बाद वो प्रिंस कहता है मुझे लगा था कि हेलाना एम्पायर के सभी लोग कमीने हैं लेकिन वहाँ तुम्हारे जैसे लोग भी हैं जिसका मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। तो गाइस जब तक पता नहीं चल जाता कि ये आर्कन एम्पायर का कौन सा प्रिंस है तब तक मैं इसे यंग प्रिंस कहूंगा। उसकी बातें सुनकर आइजैक उसे गौर से देखने लगता है। फिर उसके बाद यंग प्रिंस कहता है तुम वाकई कमाल के हो, स्पेशली उन सेंटा सिडस के कंपेयर में जिन्होंने हमें बचाने के लिए तुम्हारे जैसे ट्रेनिंग को भेजा था, न कि रेस्क्यू करने के लिए नाइट के ग्रुप को। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है क्या वो कुछ करने की सोच रहा है। फिर वो यंग प्रिंस कहता है उनके कंपेयर में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, प्लीज मुझे तुम्हारा रीपे करने दो ब्रदर। उसकी बातें सुनकर आइजैक स्माइल करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें हाउस बैरेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्डिनल बैरेट के पास उसका नौकर आते हुए कहता है लॉर्ड कार्डिनल अजुरे टीम किस इंडिया में इंटर कर चुकी है, हम लोग मेजर्स की वजह से उनके ऊपर नजर नहीं रख पाए लेकिन वो अपने मिशन एरिया में इंटर कर चुकी है। फिर उसके बाद कार्डिनल बैरेट कहता है मुझे लगा था कि पैकमूस उन्हें उतने दूर जाने से पहले ही रोक देंगे, फिर भी वो वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। फिर उसके सामने खड़ा उसका प्रीस्ट कहता है लेकिन देखने से ऐसे लगता है कि आइजैक जोशुआ वहाँ अकेला गया है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है क्या अकेले, ऐसे लगता है कि वो उन पैकमूस को काबू नहीं कर पाया, यहाँ तक कि हमने भी कोशिश करना
छोड़ दिया था वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि उसके वन पीस में आने की भी उम्मीद कम लगती है। फिर उसके बाद वो प्रीस्ट कहता है हमने ऐसी तैयारी की है कि वो एम्पायर में फिर से वापस नहीं आ पाएगा। फिर उसके बाद कार्डिनल बैरेट सोचने लगता है जोशुआ के फोर्थ ने मुझसे कहा कि वो अपने रियाल्म में आने वाले नेफ्यू का प्रॉपरली इंटरटेन करेगा, वो जरूर मेजेस का यूज करके उन सभी को खत्म कर देगा। फिर उसके बाद उसके सामने खड़ा प्रीस्ट कहता है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस आइजैक का मदद कर सकता है, उन्हें आइजैक के ऊपर इंटरेस्ट है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके पास उतना रिसोर्सेस नहीं है। क्रिसेंडिया होली एम्पायर और आर्कन एम्पायर के बीच एक कॉन्टेस्टेड एरिया है, अगर वो कुछ ऐसा करता है जिससे उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर वो अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर देता है तो ये कंफर्म करना कि वो हेलाना एम्पायर में वापस ना आ पाए। फिर उसके बाद कार्डिनल बैरेट कहता है मैं पहले से ही हाउस अजूरे में शर्मिंदगी को देख सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें आइजैक का सीन दिखाया जाता है जो कहता है वो बिल्कुल यही सोच रहा होगा, इसलिए मुझे उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। फिर उसके बाद आइजैक कहता है चलो मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे सीक्रेट वेपन से जो सेंटा सिडियस की हालत खराब कर देगा, और ये है आर्कन एम्पायर का यंगेस्ट प्रिंस। पर वहाँ सभी लोग जितना यंग प्रिंस को देखकर हैरान नहीं होते उतना आइजैक के एक्सप्रेशन को देख के हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद शूरी कहता है तुम पागल कहीं के, तुमने ये क्या किया, अपने दुश्मन एम्पायर के प्रिंस को ऐसे कौन इंट्रोड्यूस कराता है। फिर उसके बाद वो यंग प्रिंस हंसते हुए कहता है इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूँ, मैं तुम बेवकूफ प्रीस्ट ट्रेनी को हैरान कर दिया इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर उसके बाद शूरी कहता है क्या तुमने उसे किडनैप तो नहीं किया। फिर यंग प्रिंस कहता है क्या किडनैप, ऐसा नहीं है। फिर शूरी सोचने लगता है उसने तुम्हें किडनैप कर लिया है बच्चे। फिर उसके बाद आइजैक कहता है सेंटा सिडियस अब बर्बाद होने वाला है, हमने सिर्फ पैलेडिन को नहीं बचाया है बल्कि इसके लिए उन्हें हमारा सम्मान करना होगा। फिर उसके बाद वो कहता है पॉलिटिक्स का पहला रूल, क्या आपका दुश्मन आपके कर्ज में है, इस प्रिंस को बचाने का मतलब ये है कि आर्कन एम्पायर हमारे बहुत बड़े कर्ज में है। उसके बाद सुनकर शूरी सोचने लगता है आखिर तुम इस तरह की बातें प्रिंस के सामने कैसे कर सकते हो। फिर उसके बाद वो यंग प्रिंस हंसते हुए कहता है जैसे कि तुमसे उम्मीद थी, तुम बहुत ही अच्छे टैक्टिशियन हो। उसकी बातें सुनकर शूरी अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है वो दोनों पागल है। फिर वो कहता है क्या तुम ये अनाउंस करना चाहते हो कि हमने आर्कन एम्पायर के प्रिंस को बचा लिया है और हम अपने मिशन को पूरा करके वापस लौट रहे हैं। फिर उसके बाद आइजैक कहता है अभी किसी को मत बताना, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। फेथ ऑफ गोल्ड हमारी मिशन को बर्बाद करने के लिए रास्ते में जाल बिछाया होगा, अगर प्रिंस उनमें से किसी एक में से फंस गया तो क्या होगा। उसकी बातें सुनकर यंग प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हारे लिए आग में भी कूद जाऊंगा। फिर उसके बाद आइजैक एक बहुत ही एविल स्माइल करते हुए कहता है चलो अब सचमुच उन गोल्ड के कमीनों के साथ हमारा खेलने का समय आ गया है। एपिसोड की शुरुआत में आइजैक कह रहा होता है उनके ट्रैप में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आर्कन एम्पायर का प्रिंस भी फंसेगा, जिसके बाद डेफिनेटली होली एम्पायर और आर्कन एम्पायर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस पूरे मामले के पीछे कौन था। फिर उसके बाद हाउस गोल्ड जिन्होंने हमारे लिए ट्रैप बिछाया था वो ये जानकर कितना ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कुल्हाड़ी के ऊपर ही अपना पैर मार दिया है। फिर शूरी कहता है मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन कार्डिनल बैरेट कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ दे। फिर आइजैक कहता है ये ठीक है, यंग प्रिंस के पास एक साथी है। फिर शूरी कहता है क्या साथी। फिर वो कहता है क्या तुम मेजेस का यूज करने वाले हो। फिर उसके बाद आइजैक अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मैं उससे डायरेक्ट फाइट तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके वजह से डिप्लोमेटिक इश्यूज पैदा हो सकते हैं। फिर शूरी कहता है तो तुम क्या करोगे। फिर उसके बाद आइजैक स्माइल करने लगता है। फिर वो अपने दोनों हाथ को उठाते हुए कहता है काबूम, और यहाँ पर शूरी की तरह मैं भी कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन यहाँ पर यंग प्रिंस भी आइजैक का कॉपी करने लगता है। फिर वो कहता है तुम कह रहे हो तो ये सही है ब्रदर, और उनकी बातें सुनकर उनके टीममेट सोच रहे होते हैं ये क्या बकवास है, क्या उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। फिर तभी पीछे से एक जोरदार ब्लास्ट का आवाज सुनाई देता है जिसे वो खिड़की से देखते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है। वहीं पर मेज लोगों का कैंप है। फिर तभी पीछे से आइजैक हंसते हुए कहता है जो पहले अटैक करेगा वही जीतेगा, वो लालची मेजेस मेरी माना कोर को मुझसे चुराने की हिम्मत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आइजैक यंग प्रिंस को अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर शूरी कहता है अब ये पागल क्या करने जा रहा है। फिर उसके बाद मेज के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कह रहे होते हैं हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है, उन्होंने हमारे सभी माना कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारे मैजिक सर्कल टूल भी टूट गए हैं। फिर उन मेजेस का लीडर सोचने लगता है क्या ये अजुरे के ट्रेनी हो सकते हैं, क्या उन्हें पता चल गया था कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसलिए पहले उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है उन कमीने प्रीस्ट पर अटैक करो, जिसकी बातें सुनकर बाकी मेजेस भी ठीक है बोलते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर आइजैक आ जाता है और स्माइल करते हुए कहता है रुको। फिर उसके बाद आइजैक यंग प्रिंस को आगे करते हुए कहता है क्या तुम सभी लोग अपने प्रिंस के ऊपर अटैक करना चाहते हो। फिर यंग प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके ऊपर अटैक कर रहे हो। और यंग प्रिंस को देखकर वहाँ सभी मेजेस हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्राउन प्रिंस आप यहाँ। तो गाइस ये क्राउन प्रिंस है तो अब से इसे क्राउन प्रिंस कहूंगा। फिर मेजेस का लीडर कहता है क्राउन
प्रिंस, आप उन पृष्ठ के साथ क्यों हो? आप उनके पास बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। आप यहाँ आ जाओ, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद आइजक कहता है, तुम कमीनो, अगर तुम्हें इस बच्चे की जान की परवाह है तो तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। और आइजक इन सभी बातों को क्राउन प्रिंस के गले के पास तलवार को रख के कह रहा होता है। फिर क्राउन प्रिंस भी कहता है, ये जो भी मांग रहा है उसे दे दो। फिर उसके बाद आइजक गुस्से से कहता है, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। और वहीं बगल में शूरी होता है जो सोच रहा होता है, हे भगवान प्लीज इस गधे को मार डालो, नहीं तो इसके वजह से हम लोग एक न एक दिन मारे जाएंगे। फिर दिखाया जाता है उन सभी मेजेस के बीच आइजक क्राउन प्रिंस के गर्दन के ऊपर तलवार रख के खड़ा होता है। और इसी बात को मेज का लीडर सोच रहा होता है कि उसने आर्कन एम्पायर के क्राउन प्रिंस को होस्टेज बना के बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर आइजक कहता है, अगर मैं इसके गले को उड़ा दूं तो तुम लोग को इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? फिर क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम लोग भी यही चाहते हो? फिर उन मेजेस का लीडर सोच रहा होता है, आखिर क्राउन प्रिंस उनके साथ क्यों है और उन्हें इस तरह क्यों पकड़ा गया है? वो इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो अकेले ही कई सारे अडल्ट लोगों का सामना कर सकते हैं। हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा होगा जिससे क्राउन प्रिंस को ऐसा करना पड़ रहा है, हमें उनकी मदद करनी होगी। फिर उसके बाद वो बगल वाले मेज को कुछ इशारा करता है। फिर वो मेज भी सिर हिलाते हुए ठीक है कहता है। फिर मेज का लीडर कहता है, जोशुआ के डिसेंडेंट शांत हो जाओ। और वहीं शूरी भी उनकी हरकतों को देख लेता है जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। फिर मेज का लीडर कहता है, चलो बात करते हैं। और वो मेज जिसे मेज लीडर इशारा किया होता है वो गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर आइजक के पीछे आ जाता है। और वहीं आइजक कह रहा होता है, क्या तुम बात करना चाहते हो? ये क्या बकवास है, मैंने पहले ही कह दिया है जो सब तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। फिर वही टेलीपोर्ट वाला मेज धीमी आवाज में कहता है, प्रिंस मैं यहाँ हूँ, मेरी हाथ पकड़ो, मैं आपकी मदद करूंगा। और उसे देखकर क्राउन प्रिंस का तो मुंह ही बन जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें मेरी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? और तुम अपने आप को ग्रेट आर्कन एम्पायर का एक मेज कहते हो? उसकी बातें सुनकर तो वो मेज भी हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। प्रिंस आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। फिर वो क्राउन प्रिंस को पकड़ने लगता है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे यूजलेस इडियट इस तरह से उसका बेइज्जती कर रहा होता है और उसके हाथ नहीं आ रहा होता है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, ये नहीं चलेगा, आर्कन एम्पायर के क्राउन प्रिंस के रूप में मैं तुम लोगों को कमांड देता हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। और आइजक भी एविल स्माइल करते हुए कहता है, चले जाओ तुम कमीनो। फिर मेज लीडर गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, वो हमारे एम्पायर का फ्यूचर है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये क्राउन प्रिंस का कमांड है। फिर वो कहता है, जैसे आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, हमारे पास जो कुछ भी है हम वो सब तुम्हें दे देंगे, इसलिए क्राउन प्रिंस को छोड़ दो। फिर उसके बाद वो मेजेस मानाकोर को जमीन पर रखने लगते हैं, जिसे देखकर आइजक लारा टपकाते हुए कहता है, इतने सारा मानाकोर। फिर उसके बाद विस्पर कहता है, मास्टर प्लीज होश में आ जाओ। फिर आइजक कहता है, तुम लोगों की ईमानदारी को देखते हुए मैं बस इसे एक बार के लिए छोड़ दूंगा। जिसकी बातें सुनकर मेज लीडर गुस्सा होने लगता है। फिर आइजक कहता है, लेकिन मैं एम्पायर को ये बात बताऊंगा कि तुमने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। फिर मेज लीडर कहता है, जरूर तुमसे कोई गलती हुई होगी, हम तो बस डीमन हंटिंग कर रहे थे। फिर आइजक कहता है, क्या तुम प्रीस्ट को मारने के लिए बनाए गए वेपन से डीमन हंटिंग कर रहे थे? क्या तुम क्राउन प्रिंस के लाश के साथ वापस जाना चाहते हो? उसकी बातें सुनकर मेज लीडर आइजक को अपने मन ही मन गाली देने लगता है, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और वहीं क्राउन प्रिंस भी कहता है, अब जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें कई सारे मानाकोर को दिखाया जाता है और इन्हीं मानाकोर के साथ आइजक बिस्तर पे लेटे हुए काफी खुश होता है और उसे ऐसा करते हुए क्राउन प्रिंस चमकते हुए आंखों से देख रहा होता है। फिर वो कहता है, आर्कन एम्पायर का मानाकोर होली एम्पायर से एक अलग ही लेवल पर है, क्या तुम इसकी कीमत को जानते हो? चाहे कलर हो, स्मेल हो या मार्बलिंग हो, ये एक अलग ही लेवल पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होली एम्पायर का कोई इसके असल वैल्यू को पहचानेगा, लेकिन हाउस अजुरे के पास ये टैलेंट है। ब्रदर तुम सच में अमेजिंग हो। उसे देखकर शूरी सोच रहा होता है, ये भी पागल है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, कुछ भी बताओ ब्रदर, मैं वापस आने पर जोशुआ को खूब रिवॉर्ड दूंगा। फिर आइजक कहता है, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है, ब्रदर क्या आपने कभी आर्कन एम्पायर में ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? अगर तुम आर्कन एम्पायर में आ जाते हो तो हम आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। उसकी बातें सुनकर शूरी सोच रहा होता है, अब बस करो पागल कहेंगे। और वहीं आइजक तो अलग ही नशे में होता है। फिर शूरी कहता है, आइजक मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर उससे पहले अपने मुंह से टपक रहे लार को पूछो। फिर वो कहता है, क्या तुम सच में पैट्रियाज को ये बताने जा रहे हो कि हमारे फोर्थ अंकल की वजह से मेज इस मामले में शामिल हुए थे? फिर आइजक कहता है, बिल्कुल, मैं सभी कंपटीशन को खत्म करना चाहता हूँ। फिर शूरी कहता है, अगर तुम गलत हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम नहीं जानते हो क्योंकि तुम फोर्थ अंकल से पहले कभी नहीं मिले हो, लेकिन तुम जैसे सोच रहे हो फोर्थ अंकल वैसे नहीं है। अगर तुम बिना किसी सबूत के ऐसा कर रहे हो तो तुम मारे भी जा सकते हो। फिर आइजक कहता है, क्या सबूत? फिर वो पहले की बातों को याद करने
लगते हैं जहाँ उसे मेज लीडर कह रहा होता है जोशुआ के डिसेंडेंट शांत हो जाओ। उसे याद करके आइजैक कहता है वो कमीना हमें जोशुआ का डिसेंडेंट कह रहा था, इसका मतलब वो मेज पहले से ही जानता था कि हम कौन हैं। फिर शूरी कहता है क्योंकि हम जोशुआ के डिसेंडेंट दिखने में अलग हैं। फिर आइजैक कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे बालों का रंग गंदा है, आखिर कौन ही होगा जो तुम्हें देखकर जोशुआ के बारे में सोचेगा। और ये सभी बातें शूरी को तीर की तरह चुभ रही होती है। फिर आइजैक कहता है वो पहले से ही जानता था कि हम कौन हैं, जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है तो मेरे बारे में इतना भला बुरा बोलने की क्या जरूरत थी, तुम इसे सीधे भी तो बोल सकते थे। फिर आइजैक कहता है जोशुआ का फोर्थ बच्चा जरूर वही रहा होगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्कन एम्पायर के कमीनों को पता चले कि ट्रेनी में जोशुआ के डिसेंडेंट भी शामिल हैं। फिर उसके बाद आइजैक शूरी के पास आकर उसे कहता है संभल जाओ क्यों शूरी, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर इस बात को यूं ही छोड़ देंगे, वो इसे सुनकर पागल हो जाएंगे। फिर शूरी कहता है वो नहीं जानते कि वो कैसे हैं। फिर तभी शूरी हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है ये कमीना कहीं का, उसने पहले ही शायद ऐसा कर लिया है। जुरी, गोल्ड, क्राउन, सेंटा सीडस वे शायद पहले ही सब खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर आइजैक एक काफी इविल स्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद सेंटा सीडस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार्डिनल बैरिट का असिस्टेंट कहता है तुमने अभी क्या कहा, क्या वो लोग जिंदा वापिस लौट रहे हैं। उसके सामने खड़ा प्रीस्ट कहता है हाँ, वे कह रहे हैं कि वो कैपिटल आ रहे हैं, हमने इसे खुद चेक किया है, जितने लोगों को लेकर वो लोग गए थे उससे कहीं ज्यादा लोगों को लेकर वो वापिस लौट रहे हैं और उन्होंने किडनैप हुए पैलेडिन को भी रेस्क्यू कर लिया है। फिर असिस्टेंट कहता है आखिर मेजेस कर क्या रहे थे। उसकी बातें सुनकर कार्डिनल बैरिट सोचने लगता है आखिर फोर्थ जोशुआ और मेजेस क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया और वो बच्चा जिंदा वापिस कैसे आ रहा है। फिर वो प्रीस्ट कहता है उन्होंने कहा कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। असिस्टेंट कहता है पर क्यों। फिर वो प्रीस्ट कहता है क्योंकि उनके साथ आर्कन एम्पायर का प्रिंस है जिसे अजुरे के ट्रेनी ने पैलेडिन के साथ रेस्क्यू किया है। फिर असिस्टेंट कहता है वो कौन सा प्रिंस है। फिर वो प्रीस्ट कहता है वो ब्रिटेनिया के लास्ट प्रिंस हिबेरियोस ब्रिटेनिया है और इसके अलावा आइजैक ने उन मेजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का रिक्वेस्ट किया है। उसने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन से इन मेजेस के पीछे के असली कल्प्रेट को पकड़ना चाहता है जिसने आर्कन एम्पायर के प्रिंस को मारने की कोशिश की है। उसकी बातें सुनकर कार्डिनल बैरिट गुस्सा होते हुए सोचने लगता है तो वो कमीना बच्चा मेरे साथ इस तरह से खेलना चाहता है, अगर प्रिंस उसके साथ है तो पिक्चर पूरी तरह से बदल जाती है। वे जरूर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन गहराई से करेंगे, तब मैं न सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा बल्कि मैं एक प्रिंस को मारने की कोशिश करने के लिए फंसाया भी जा सकता हूँ। वो दोनों बाप बेटे मेरे लिए बैड लक हैं। फिर तभी एक आदमी चिल्लाते हुए दरवाजे के पास आकर कहता है लॉर्ड कार्डिनल एक बुरी खबर है, जोशुआ के पैट्रियार्च हाउस बैरिट में आकर हंगामा पैदा कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपने फोर्थ बेटे का रिक्वेस्ट किया है। उसकी बातें सुनकर कार्डिनल बैरिट गुस्से से सोच रहा होता है वो कम था क्या, अब उसका ग्रैंडफादर भी हंगामा कर रहा है, वे तीनों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। फिर उसके बाद होली हेलान एम्पायर की कैपिटल रोमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजैक एक रोता हुआ चेहरा बनाकर कहता है ग्रैंडपा हम लोग लगभग मरने ही वाले थे, मेरे फोर्थ अंकल ने मेजेस से हमें मारने की कोशिश की। उसकी बातें सुनकर पैट्रियार्च गुस्से से कहते हैं वो पागल कमीना कहीं का। उसे याद करके आइजैक हंसते हुए कहता है जैसे मुझे ग्रैंडपा से उम्मीद थी, मैं जानता था कि वो ये बात सुनकर काफी गुस्सा होंगे लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि वो पॉप के टाउन जाकर हंगामा मचाने लगेंगे। फिर उसके बाद एसाइली कहती है मेरे लॉर्ड। फिर आइजैक कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। फिर उसके बाद एसाइली घुटने टेक कर कहती है मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ, 14 साल पहले उसी डीमन के हाथों मारा गया था जिस डीमन को आपने मार दिया है। जिसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर वो कहता है ठीक है ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। फिर आइजैक पूछता है बाकी के लोग कैसे हैं। फिर एसाइली कहती है जैसे पैट्रियार्च का रिएक्शन था वैसे ही सभी लोगों का रिएक्शन है, पर ऐसे लग रहा था कि लॉर्ड गोविल किसी और बात से नाराज थे। फिर हमें थोड़ी देर पहले गोविल का सीन दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो पागल ब्रदर उसने आइजैक को नहीं बल्कि अपने नेफ्यू को मारने की कोशिश की। फिर रिलाई कहता है आइजैक भी उसका नेफ्यू है। फिर गोविल कहता है लेकिन उन दोनों के हेयर कलर बिल्कुल अलग है। फिर रिलाई कहता है लेकिन उनके हेयर कलर से ज्यादा उनका चेहरा अलग है। फिर गोविल चिल्लाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर तभी उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो मुड़ कर देखते हैं। फिर उसके बाद इसाइली आगे कहती है और फाइनेंस के चार्ज लॉर्ड बेंजामिन ने फोर्थ लॉर्ड के इनहेरिटेंस को जला दिया, जिसे देखकर रिलाई और गोविल भी हैरान हो जाते हैं। जहां बेंजामिन कह रहा होता है उसे कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ सोसाइटी को वापस लौटा दो। उसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है अगर वो मुझे दे देता तो उसका क्या ही चले जाता। फिर इसाइली कहती है जोशुआ के सभी डिसेंडेंट नए साल पर मिलते हैं और सच कहूँ तो मुझे ये थोड़ा परेशान कर रहा है। अभी देखकर ऐसे लगता है कि फोर्थ लॉर्ड आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि उनका इरादा सचमुच पैट्रियार्च बनने का है, इसलिए वो जल्दी आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। फिर आइजैक कहता है चिंता मत करो मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो कहता है लेकिन अजीब है एक और जगह होगा जहाँ पर क्योस मचा होगा, तब भी वो लोग शांत दिख रहे हैं, उन्हें जल्द ही आना चाहिए। फिर तभी दिखाया जाता है
आइजैक के पास एक कागज उड़ते हुए आता है, जिसे देखकर आइजैक हंसते हुए कहता है, अच्छा तो वो यहाँ है। फिर उसके बाद आइजैक उस कागज को फाड़ देता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक समनिंग स्पेल बन जाता है, जिसे देखकर इसैली हैरान होते हुए सोचने लगती है, क्या एक होली समनिंग स्पेल। फिर आइजैक स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी में हो, यहाँ तक कि तुमने यहाँ आने के लिए एक समनिंग स्पेल का भी यूज किया है। फिर दिखाया जाता है ये कार्डिनल रेड होता है, या कार्डिनल सेपेड भी बोल सकते हैं। फिर वो आइजैक के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ मजेदार दिखाओगे। फिर आइजैक कहता है, ऐसे लग रहा है कि आर्किन का मेरा लिटिल प्रिंस अच्छा कर रहा है, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे लिए मजेदार होगा। उसके बाद सुनकर कार्डिनल रेड गुस्सा करते हुए दांत पीसने लगता है। फिर उसके बाद वो आइजैक के कॉलर को छोड़ते हुए कहता है, तुम आर्किन एम्पायर के प्रिंस को यहाँ लाकर क्या करने के बारे में सोच रहे थे। फिर आइजैक कहता है, क्या